कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 7 जिसका नाम है परागन। परागन को हम इंग्लिश में नाम देते हैं पॉलिनेशन। देखिए परागन क्या होता है, जैसा कि आपको पता है परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश के अंदर। तो परागकण का क्या होना, परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र के ऊपर झड़ने की या गिरने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? परागन कहते हैं। चलिए यहाँ से हम मॉडल के माध्यम से समझते हैं। देखिए इस हिस्सा में बनता है परागकण और परागकण यहाँ से बनने के बाद इसका उड़कर या किसी तरह से किसी भी माध्यम से कहाँ पे उतरने की प्रक्रिया को, वर्तिकाग्र के ऊपर उतरने की प्रक्रिया को हम कहते हैं परागन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परागकण का वर्तिकाग्र के ऊपर गिरने की क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? परागन नाम देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या नाम देते हैं? पॉलिनेशन, है ना। अब देखिए पॉलिनेशन यहाँ पे हम डायग्राम वाइज आप समझाए हुए हैं। ये देखिए पुष्प का हुआ नर जननांग, यही है पुष्प का नर जननांग जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के अंदर बनता है परागकण और यहाँ से देखिए परागकण उड़कर कहाँ गिर रहा है? स्त्री केसर के ऊपर। स्त्री केसर के भी कौन सा हिस्सा के ऊपर? वर्तिकाग्र के ऊपर। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं परागन। वापस एक बार बोल देते हैं, आप लोग समझिएगा कि परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र के ऊपर झड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। अब देखिए परागन कितने प्रकार का होता है? परागन 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है परागन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सब मेरे साथ बोलिए, बोलिए वापस से, परागन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला जो परागन होता है उसे हम नाम देते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं? वापस से बोले, ऑटोगैमी। दूसरे को नाम देते हैं जिटेनोगैमी और तीसरे को नाम देते हैं एक्जेनोगैमी। चलिए इसका हिंदी नाम जानते हैं। ऑटोगैमी को हिंदी में हम नाम देते हैं स्वयुग्मन। क्या नाम देते हैं? स्वयुग्मन। उसी प्रकार जिटेनोगैमी को हम क्या नाम देते हैं? सजात पुष्पी परागन। कौन सा परागन? सजात पुष्पी परागन। उसी प्रकार एक्जेनोगैमी को क्या नाम देते हैं? पर्निसेचन। तो सिंपल याद रखिएगा, परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र के ऊपर गिरने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? परागन। और ये परागन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला परागन का तरीका होता है उसे क्या नाम देते हैं? स्वयुग्मन। वापस से बोले, क्या नाम देते हैं? स्वयुग्मन। दूसरा जो परागन का तरीका होता है उसे नाम देते हैं सजात पुष्पी परागन और तीसरा जो परागन होता है उसे नाम देते हैं पर्निसेचन। अब देखिए 1 बाय 1 हम तीनों को पढ़ते हैं कि क्या है उसका मतलब है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोगेमी, जिसे हिंदी में हम नाम देते हैं स्वयुग्मन। तो ऐसा परागन जिसमें परागकण किसी पुष्प के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर गिरेगा, तो ऐसा परागन को क्या नाम देते हैं? स्वयुग्मन। देखिए यहाँ पे डायग्राम वाइज आपको समझाए हुए। ये देखिए एक पौधा है, पौधा का किसी फूल है, उसी फूल के परागकोश से परागकण निकलकर उसी फूल के पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण गिरेगा, तो ऐसे परागन को नाम देते हैं स्वयुग्मन। वापस से बोले, क्या नाम देते हैं? स्वयुग्मन। देखिए नीचे आपको यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है, पौधा भी सेम होने वाला है। देखिए एक ही पौधा है, हाँ एक ही पौधा है, और पुष्प भी क्या होने वाला है? सेम होने वाला। कहने का मतलब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर गिरेगा, तो ऐसे परागन को हम क्या नाम देंगे? स्वयुग्मन। देखिए स्वयुग्मन का कुछ और विशेषता है कि स्वयुग्मन में कारक का आवश्यकता नहीं पड़ता है। अब कारक क्या है सर, यह आने वाला लेक्चर में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए, कारक उसको कहेंगे जो परागकण को क्या करेगा? पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो सिंपल याद रखिएगा, स्वयुग्मन में हमें कारक का आवश्यकता नहीं पड़ता है। और क्या यहाँ पे आप एक गौर करने वाली बात ध्यान दिए हैं, क्या पौधा सेम है? हाँ सेम है। तो कहने का मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, कहने का मतलब परागकण का भी आनुवांशिक रूप से सेम ही रहेगा और वर्तिकाग्र के अंदर बनने वाला जो क्या अंड रहेगा वो भी आनुवांशिक रूप से एक ही जैसा होने वाला है। इस कारण इस तरह के परागन अर्थात स्वयुग्मन के अंदर आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पौधा एक ही है ना। अगर आप बात करेंगे किसके बारे में? जिटेनोगैमी के बारे में, जिसे हम नाम देते हैं सजात पुष्पी परागन। तो सजात पुष्पी परागन को आप डायग्राम वाइज देखकर समझने का कोशिश कीजिए। हाँ क्या है? पौधा सेम है और पुष्प अलग है। तो सजात पुष्पी परागन को कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसा परागन जिसमें किसी पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के ऊपर गिरे, तो ऐसे परागन को हम क्या नाम देते हैं? सजात पुष्पी परागन। वापस से डायग्राम में समझ लीजिए, क्या ये एक पौधा है? हाँ पौधा है। क्या पौधा के अंदर 2 अलग अलग पुष्प दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए देखिए एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर गिर रहा है, तो ऐसे परागन को क्या नाम देंगे? सजात पुष्पी परागन। यहाँ पे देखिए कीवर्ड लिखा हुआ है पौधा सेम, कहने का मतलब पौधा सेम रहेगा लेकिन पुष्प क्या रहेगा? अलग रहेगा। देखिए यहाँ पे कुछ गौर करने वाली बातें ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी सजात पुष्पी परागन होगा तो इसमें कारक का आवश्यकता पड़ेगा। क्या आपको पिछले परागन, कहने का मतलब स्वयुग्मन में कारक का आवश्यकता पड़ा था? नहीं पड़ा था, लेकिन कैसा? सजात पुष्पी परागन में कारक का आवश्यकता पड़ने वाला है। और साथ साथ देखिए क्या इसमें कारक आवश्यकता पड़ रहा है, लेकिन क्या इसमें आनुवांशिक रूप से भिन्नता आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर पौधा क्या है? सेम है, बिल्कुल किसके जैसा?
स्वयुग्मन के जैसा। तो इसके लिए कीवर्ड आता है सबसे ज्यादा कि ये क्रियात्मक रूप से, कहने का मतलब फंक्शनली, कहने का मतलब इसमें कारक आवश्यकता पड़ रहा है, तो क्रियात्मक रूप से ये किसके जैसा होने वाला है, परनिषेचन के जैसा होने वाला है। और अनुवांशिक रूप से किसके जैसा होने वाला है, स्वयुग्मन के जैसा होने वाला है। अनुवांशिक रूप से स्वयुग्मन के जैसा क्यों होने वाला है, क्योंकि सर इसमें पौधा सेम है। और क्रियात्मक रूप से परनिषेचन जैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कारक का आवश्यकता पड़ता है। फिलहाल के लिए ये पॉइंट जब हम किसके बारे में, परनिषेचन के बारे में चर्चा कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देर किस बात का, अब हम क्या किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, एक्जेनोगेमी के बारे में, जिसे हम नाम देते हैं क्या, परनिषेचन। तो देखिए परनिषेचन का डायग्राम देखिए, क्या इसमें दो अलग अलग पौधा बना हुआ है, हाँ सर दो अलग अलग पौधा बना हुआ है। चलिए अब इसको कैसे समझते हैं कि सर ऐसा परागण जिसमें किसी पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर झड़े, तो ऐसे परागण को क्या नाम देने वाले हैं, परनिषेचन। देखिए क्या यहाँ पे पौधा अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। क्या एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर गिर रहा है, हाँ गिर रहा है। तो ऐसा परागण को क्या नाम देने वाले हैं, परनिषेचन नाम देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है, पौधा भी अलग होने वाला है और साथ साथ पुष्प भी अलग होने वाला है। और ऐसा परागण के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है, कारक का आवश्यकता पड़ता है। और याद रखिए परनिषेचन के अंदर सबसे ज्यादा क्या आता है, वेरिएशन आता है। क्यों, क्योंकि इसमें दो अलग अलग पौधे के बीच परागण होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है किसमें, परनिषेचन में। अब देखिए क्या परनिषेचन होने के लिए कारक का आवश्यकता पड़ता है, हाँ पड़ता है। क्या सजात पुष्पी परागण होने के लिए कारक आवश्यकता पड़ता है, हाँ पड़ता है। तो क्या बताइए, दोनों क्रियात्मक रूप से मौसेरा भाई जैसा लगा जी, हाँ मौसेरा भाई जैसा है। इस कारण इसे हम क्या नाम देते हैं कि क्रियात्मक रूप से क्या है, ये परनिषेचन जैसा है। लेकिन क्या आनुवांशिक रूप से ये इसके जैसा दिख रहा है, हाँ ये दोनों आपस में चचेरा भाई जैसा दिख रहा है। क्यों, क्योंकि सर इसमें आनुवांशिक रूप से उतना विभिन्नता, उतना वेरिएशन नहीं आता है, और इसमें भी आनुवांशिक रूप से उतना वेरिएशन नहीं आता। क्यों, क्योंकि पौधा क्या होने वाला होता है, सेम रहता है। हाँ तो यही लिखा हुआ है कि परंतु आनुवांशिक रूप से किसके जैसा होता है, स्वयुग्मन जैसा होता है। तो ये था आपका किसके बारे में चर्चा, परागण के बारे में। तो चलिए एक बार वापस से ब्रीफ कर लेते हैं, परागण क्या है। तो पराग कोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र के ऊपर गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला जो परागण होता है उसे नाम देते हैं क्या, स्वयुग्मन, जिसे इंग्लिश में नाम देते हैं ऑटोगैमी। दूसरा जो परागण होता है उसे नाम देते सजात पुष्पी परागण, जिसे इंग्लिश में नाम देते हैं जिटेनोगैमी। और तीसरा जो परागण होता है उसे हम नाम देते हैं परनिषेचन, जिसे इंग्लिश में नाम देते हैं एक्जेनोगैमी। तो स्वयुग्मन होता है उसमें पौधा भी सेम रहने वाला है, पुष्प भी सेम रहने वाला है, और कारक का आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है। और इस तरह के परागण में वेरिएशन देखने को मिलता है, परंतु ज्यादा नहीं मिलता है। वेरिएशन मिलेगा क्योंकि कौन सा जनन है होने वाला है, लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में तो वेरिएशन होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता। क्यों, क्योंकि पौधा क्या होने वाला है, रहता है सेम रहता है। दूसरा जो परागण था उसे क्या नाम दिए हम लोग, नाम दिए सजात पुष्पी परागण, जिसमें पौधा सेम होने वाला है पर पुष्प अलग अलग होने वाला है। और इस तरह के परागण के लिए कारक का आवश्यकता पड़ता है, इस कारण इसे हम नाम देते हैं क्रियात्मक रूप से किसके जैसा है, ये है परनिषेचन जैसा, परंतु आनुवांशिक रूप से किसके जैसा होता है, किसके जैसा, स्वयुग्मन के जैसा। और सबसे लास्ट जो परागण का तरीका होता है उसे हम नाम देते हैं परनिषेचन, जो कि बहुआ पौधा क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। जब पौधा ही अलग हो जाएगा तो पुष्प भी क्या होने वाला है, अलग होने वाला है। तो ऐसे परागण को नाम देते हैं परनिषेचन। और परनिषेचन में कारक का आवश्यकता पड़ता है, और साथ साथ इसमें सबसे ज्यादा, इन तीनों परागण में सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है किसके अंदर, परनिषेचन के अंदर। चलिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वयुग्मन के बारे में। तो स्वयुग्मन क्या था, ऐसा परागण जिसमें परागकण कहाँ पे, कहाँ से, किसी पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर गिर रहा था, तो इसे हम नाम दिए थे स्वयुग्मन। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्वयुग्मन का क्या क्या शर्त होता है, दूसरा पढ़ेंगे स्वयुग्मन का क्या क्या फायदा है या क्या क्या लाभ है, और तीसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहेगा कि स्वयुग्मन से क्या क्या हानि देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्वयुग्मन का शर्त के बारे में। तो ऐसा परागण जिसमें एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर गिरता है, तो ऐसे परागण को हम क्या नाम देते हैं, स्वयुग्मन। यहाँ पे देखिए डायग्राम वाइज आपको समझाए हुए हैं
क्या यहाँ पे एक ही पुष्प बना हुआ है? हाँ, एक ही पुष्प बना हुआ है, और इसी पुष्प के पराग को से पराग कर निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर गिर रहा है, तो ऐसे परागन को हम क्या नाम देते हैं? स्वयुग्मन नाम देते हैं। तो स्वयुग्मन का कुछ शर्त है, जिसमें सबसे पहला शर्त क्या है कि देखिए, जब भी स्वयुग्मन वैसे पुष्प में होगा जब पुष्प क्या होने वाला रहेगा? द्विलिंगी। अर्थात स्वयुग्मन युग्मन जो होता है सदैव कैसे पुष्प में देखने को मिलेगा? द्विलिंगी पुष्प के अंदर देखने को मिलेगा। तो पहला यही इसका शर्त है कि पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, अर्थात मतलब उसमें नर जननांग भी पाया जाना चाहिए, और दूसरा मादा जननांग भी पाया जाना चाहिए, तभी उस स्वयुग्मन हो पाएगा। दूसरा शर्त क्या है? मान लीजिए अगर किसी दो लिंगी पुष्प है, उसमें स्त्री केसर कहीं दूर अवस्थित है और पुंग केसर कहीं दूर अवस्थित है, क्या कभी स्वयुग्मन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो स्वयुग्मन होने के लिए दोनों को पास पास होना चाहिए। कौन दोनों को? पुंग केसर को भी पास होना चाहिए और स्त्री केसर को, दोनों को एक दूसरे के आसपास अवस्थित होना चाहिए। तो ये शर्त नंबर दूसरा हो गया। तो वही देखिए दूसरा शर्त लिखा हुआ है, पुंग केसर तथा स्त्री केसर एक दूसरे से पास पास होना चाहिए। और तीसरा शर्त, मान लीजिए कोई पुष्प द्विलिंगी है, द्विलिंगी पुष्प, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरे हाथ में जो पुष्प लिए हुए, ये कैसा पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। इसमें ये पुंग केसर है जो नर जननांग है, और जो स्त्री केसर है ये कौन सा जननांग है? मादा जननांग है। मान लीजिए ये जो पुंग केसर है बैसाख के महीना में परिपक्व हो रहा है, और मान लीजिए स्त्री केसर जेठ ना आषाढ़ में जाके परिपक्व हो, क्या कभी स्वपरागन हो पाएगा? स्वयुग्मन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब दोनों को परिपक्व कब होना है? एक ही समय पे होना है। इसी को हम नाम देते हैं समकालिकता। क्या नाम देते हैं? समकालिकता। तो स्वयुग्मन द्विलिंगी पुष्प में कब होगा? जब दोनों के बीच क्या होना चाहिए? समकालिकता होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा? स्वयुग्मन हो पाएगा। अर्थात पुंग केसर और स्त्री केसर एक ही समय पे क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। समझ में आया यहां तक? चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में? स्वयुग्मन के कुछ फायदे के बारे में। याद रखिएगा, स्वयुग्मन होता है तो वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है या कम? कम देखने को मिलता है। अर्थात जो संतति का निर्माण होगा वो किसके समान होगा? जनक के समान होगा। तो सबसे पहला फायदा यही होता है कि स्वयुग्मन के दौरान जनकीय गुण क्या रह जाता है? संरक्षित हो रह जाता है। और दूसरा क्या फायदा है कि स्वयुग्मन करने के लिए क्या कारक आवश्यकता पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो दूसरा ये फायदा है, मतलब कि मान लीजिए कारक नानी घर भी चला जाए तो क्या स्वयुग्मन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, कारक का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है। कौन से परागन में? स्वयुग्मन में। अब बात करेंगे स्वयुग्मन का हानि। तो स्वयुग्मन का सबसे पहला यही सबसे बड़ा हानि होता है कि इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सर पौधा एक ही रहता है, एक ही पौधा के एक ही पुष्प के अंदर जब परागन होता है तो इसे नाम दिए थे स्वयुग्मन। तो ये था आपका किसका? स्वयुग्मन का कुछ शर्त, स्वयुग्मन का क्या फायदा और स्वयुग्मन का हानि। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट टर्म्स। उसके लिए सबसे पहले हमें दो शब्द आना चाहिए। पहला शब्द है आवृत। जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर का नाम था आवृतबीजी। आवृतबीजी पादप में लैंगिक जनन। आवृतबीजी किसे कहे थे? ऐसा पौधा जिसके बीज चारों तरफ से ढका हो, तो इसे हम नाम देते हैं आवृतबीजी, है ना। तो आवृत शब्द का मतलब क्या होता है? वापस से बोलिए, आवृत शब्द का मतलब आपको पहले से पता है। आवृत शब्द का मतलब होता है बंद। बंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोज। और दूसरा इसका अपोजिट शब्द होता है अनावृत। अनावृत मतलब क्या होगा? खुला हुआ, मतलब ओपन। तो आपको यहाँ पे दो शब्द हमेशा ध्यान रखना है। आवृत मतलब ढका हुआ, अनावृत मतलब खुला हुआ। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये डब्बा देखिए ये चारों तरफ से बंद है, पैक है? हाँ बंद है, तो इसे क्या नाम देंगे? आवृत। अरे ये क्या है? आवृत है। लेकिन मान लीजिए ये खुला रहे, मान लीजिए ये क्या रहे? खुला रहे। अब बताइए, अब ये डब्बा आवृत है या अनावृत है? अनावृत है। तो सिंपल याद रखिएगा, आवृत मतलब बंद, आवृत मतलब बंद, अनावृत मतलब खुला हुआ। समझ में आ गया? चलिए अब इसी पॉइंट को लेके, इसी वर्ड को लेके हम एक और टॉपिक समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एनसीईआरटी हमारा जो 12th क्लास का जो बायोलॉजी का एनसीईआरटी है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कि 3 प्रकार का पौधा है, 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है पौधा का। पहला पौधा का नाम है बायोला, दूसरे पौधा का नाम है ऑक्जेलिस और तीसरे पौधा का नाम है कॉमेलिना। वापस से बोले, पहला पौधा बायोला, दूसरा ऑक्जेलिस और तीसरा कॉमेलिना। इन तीनों पौधे के अंदर 2 प्रकार के पुष्प का निर्माण होता है। कितने प्रकार के पुष्प का? 2 प्रकार का पुष्प का। एक पुष्प जो पूरी तरह से खुले होते हैं और दूसरा पुष्प जो पूरी तरह से बंद होते हैं। चलिए इसी दोनों पुष्प के बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। चलिए एक पुष्प का नाम देते हैं उन्मिल परागनी पुष्प। वापस से बोले, कैसा पुष्प? उन्मिल परागनी पुष्प। और दूसरा पुष्प को नाम देते हैं अनुन्मिल परागनी पुष्प। देखिए उन्मिल परागनी जो पुष्प होता है वो खुला हुआ पुष्प होता है।
कैसा पुष्प? खुला हुआ, ओपन, है ना, जिसे इंग्लिश में हम नाम देते हैं चेस्मोगैमस। कैसा? क्या नाम देते हैं? वापस से बोले, चेस्मोगैमस। और दूसरी तरफ जैसा पुष्प जो बंद होता है उसे नाम देते हैं अनोनिमिल परागनी पुष्प, जिसे इंग्लिश में नाम देते हैं क्लिस्टोगैमस। वापस से बोले, क्या नाम देते हैं? क्लिस्टोगैमस। देखिए, डरिए मत, हम आपको सब चीज याद करवा देंगे, इसका गारंटी हम पर छोड़िए, बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बोलना है ना, और रोज के रोज रिवीजन करते रहना है। और रिवीजन कितना देर करना है? 20 मिनट में, है ना, पूरे एक साल तक कितने मिनट? 20 मिनट। बायो के लिए एनफ है। चलिए, तो इसको याद करने का तरीका बताते हैं। देखिए, ऐसा फ्लावर, ऐसा पुष्प जो ओपन होगा उसे हम नाम देंगे उन्नमिल। अरे वो खुद चिल्ला के कह रहा है उन्नमिल, मतलब वो सबसे मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब, मान लीजिए मेरा घर चारों तरफ से बंद है, क्या हम किसी से मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। अगर खुला रहे तो क्या वो सबसे मिल पाएंगे? हाँ, मिल पाएंगे। तो सिंपल याद रखिएगा, ऐसा पुष्प जो खुला हुआ है वो क्या बोलेगा खुद को? उन्नमिल, वो सभी में मिल जाएगा। और ऐसा पुष्प जो बंद है उसे क्या नाम देंगे? अनुन्नमिल। वापस से बोले, क्या नाम देंगे? अनुन्नमिल। क्या आप इस तरह से याद रखिएगा, जो खुद बोल रहा है कि हम सब में मिल जाएंगे, अर्थात उन्नमिल। और मिलने के लिए खुला होना या बंद होना पड़ेगा? खुला हुआ होना पड़ेगा। चलिए, अब इसका इंग्लिश शब्द कैसे याद करना है? मान लीजिए एक पुष्प है, एक फ्लावर है, मान लीजिए ये फ्लावर है। बताइए, फ्लावर कैसा है? उन्नमिल है या अनुन्नमिल? उन्नमिल। उन्नमिल कहने का मतलब सबसे मिल सकता है, मतलब खुला हुआ पुष्प है। अब बताइए, ऐसे पुष्प में क्या बाहर का परागकण उड़ के आ सकता है? आ सकता है। कहने का मतलब क्या बाहर का परागकण आकर चांस मार सकता है? जरूर मारेगा भैया, पुष्प कैसा है? खुला हुआ है। तो ऐसे पुष्प को इंग्लिश में क्या नाम देते? चेस्मोगैमस। चांस, बाहर का परागकण आकर चांस मार देगा, है ना, मतलब वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाएगा। इस कारण ऐसे फ्लावर को कैसा नाम, क्या नाम देते हैं? चेस्मोगैमस। ध्यान रहिए, बस याद करने का तरीका बता रहे हैं, है ना। तो अगर पुष्प खुला हुआ है तो बाहर का परागकण आकर चांस मारेगा, नाम पड़ा चेस्मोगैमस। और खुद चिल्ला चिल्ला के हिंदी में बोल रहा है उन्नमिल, मतलब सबसे मिल सकता है। तो कहने का मतलब पुष्प कैसा होना है? खुला हुआ होना है। यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, क्या ये पुष्प खुला हुआ है? आप अपने अगल बगल सूरजमुखी का पुष्प देखे होंगे, क्या वो ओपन होता है? खुला हुआ होता है? हाँ, खुला होता है। तो वो कैसा पुष्प है? उन्नमिल परागनी पुष्प। अब बताइए, उस तरह के पुष्प में क्या बाहर का परागकण भी आकर गिर सकता है वर्तिकाग्र के ऊपर? हाँ, गिर सकता है। तो क्या ऐसे पुष्प में कभी स्वयुग्मन, हमेशा स्वयुग्मन होगा? नहीं, ये गारंटी नहीं है कि उसमें हमेशा स्वयुग्मन होगा। भैया, बाहर का भी परागकण उसके वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिर सकता है। तो बाहर का पौधा का परागकण आकर गिरेगा तो वो क्या स्वयुग्मन रहेगा? नहीं, वो क्या बन जाएगा? पर निषेचन। तो यही लिखा हुआ है कि यहाँ सदैव स्वयुग्मन संभव नहीं है, क्योंकि भैया ये खुला हुआ पुष्प है, बाहर का परागकण भी आके चांस मार लेगा, अर्थात बाहर का परागकण भी आकर उस पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाएगा। तो इसी कारण इसको हम प्यार से बोलते हैं कौन सा गैमस? चेस्मोगैमस। और याद रखिएगा, उन्नमिल परागनी पुष्प के अंदर परागन के लिए कारक का आवश्यकता पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका कौन सा पुष्प? उन्नमिल परागनी पुष्प। अब हम बात करेंगे अनुन्नमिल परागनी पुष्प का। तो अनुन्नमिल परागनी पुष्प किसको कहते हैं? ऐसा पुष्प जो बंद हो। देखिए, ये चारों तरफ से बंद है ना, बंद है। तो ऐसे पुष्प को क्या नाम देंगे? अनुन्नमिल परागनी पुष्प। तो चेस्मोगैमस इसको नाम दिए, तो अनुन्नमिल क्या हो जाएगा? क्लिस्टोगैमस। खुद बोल रहा, अनुन्नमिल मतलब किसी से मिलने वाला नहीं है। तो अनुन्नमिल परागनी पुष्प कैसे पुष्प होते हैं? ऐसा पुष्प जो बंद हो, अर्थात आवृत हो, ऐसे पुष्प को क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? उन्नमिल परागनी पुष्प। अब बताइए, उन्नमिल परागनी पुष्प है, क्या यह इसमें कहीं बाहर से परागकण जाने का चांस है? नहीं चांस है। कोई जरूर भैया कहीं से जा पाएगा? बताइए, अगर ये पुष्प रहेगा क्या इसके अंदर बाहर का परागकण जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब भी इसके अंदर वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण गिरेगा तो इसी पुष्प का गिरेगा, और ऐसा परागकण को क्या नाम देते हैं? स्वयुग्मन। तो भैया, अनुन्नमिल परागनी पुष्प के अंदर सदैव क्या देखने को मिलता है? स्वयुग्मन देखने को मिलता है। और इसमें क्या बताइए, क्या इसमें कारक आवश्यकता है? कारक किसे कहते हैं? जो परागकण को धोकर ले जाए। क्या इसमें परागकण खुला हुआ? बताइए, ये पुष्प खुला हुआ है? नहीं खुला हुआ है। क्या इसमें बाहर का परागकण जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो क्या कारक का आवश्यकता पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अनुन्नमिल परागनी पुष्प में कारक आवश्यकता नहीं पड़ता है। और मान लीजिए कारक रहे चाहे ना रहे, क्या इसमें सदैव परागन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। और परागन होने के बाद निषेचन होगा, और निषेचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बीज, है ना। तो बताइए, अनुन्नमिल परागनी पुष्प में क्या सदैव बीज बन जाएगा? हाँ, कारक की अनुपस्थिति में भी इसमें क्या का निर्माण हो जाता है? बीज का निर्माण हो जाता है। तो ये था आपका क्या? उन्नमिल परागनी पुष्प और अनुन्नमिल परागनी पुष्प। चलिए, हम एक फास्ट रिकैप दे देते हैं। हम किसके बारे में पढ़े थे अभी पढ़े थे क्या? पुष्प के प्रकार के बारे में। पुष्प दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पौधे के अंदर?
बायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना नामक पौधे में 2 प्रकार के पुष्प बनते हैं। एक पुष्प जो क्या होता है, खुला होता है, इसको हिंदी में नाम देते हैं उन्मिल परागनी पुष्प। उन्मिल सबसे मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, खुला हुआ है ना। इसको इंग्लिश में क्या नाम देते, चेस्मोगैमस। क्या नाम देते, चेस्मोगैमस। याद करने का तरीका बताए, बाहर का परागकण आकर क्या मार सकता है, चांस मार सकता है, नाम पड़ा चेस्मोगैमस। और चिल्ला चिल्ला के खुद हिंदी में बोल रहा है उन्मिल, मतलब खुला हुआ है, सबसे मिल सकता है। तो ऐसे पुष्प के अंदर क्या होता है, कारक का आवश्यकता पड़ेगा परागण के दौरान। क्या ऐसे पुष्प में सदैव स्वयुग्मन होगा, ये गारंटी है, नहीं गारंटी है ना। और ऐसे पुष्प को क्या बोलते, देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये कैसा पुष्प है, उन्मिल परागनी पुष्प। और दूसरा पढ़े थे अनुर्मिल परागनी पुष्प, ऐसा पुष्प जो चारों तरफ से बंद हो। अब बंद रहेगा तो बताओ बाहर का पराग जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, कारक आवश्यकता पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या ऐसे पुष्प के अंदर सदैव स्वयुग्मन होने वाला है, हाँ सदैव स्वयुग्मन होगा। और क्या यहाँ पे कारक रहे चाहे ना रहे, क्या इसमें परागण होगा, होगा। और क्या का निर्माण हो जाएगा, बीज का निर्माण हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, कारक की अनुपस्थिति में भी बीज का निर्माण हो जाता है। कौन से पुष्प में, अनुन्मिल परागनी पुष्प के अंदर। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, क्या देखिए ये पुष्प बंद है, हाँ ये बंद है, तो ये कैसा पुष्प हुआ, अनुन्मिल परागनी पुष्प। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, परागण के कारक के बारे में। क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा शब्द प्रयोग किए, कारक कारक कारक, तो अगले क्लास में हम लोग को पता चल जाएगा कारक क्या होता है। फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा, कारक किसको कहेंगे, वह वस्तु जो क्या करेगा, परागकण को कहां से, पराग को से लेकर कहां पहुंचाएगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचाएगा, उसे ही हम क्या नाम देते हैं, कारक नाम देते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। और हाँ, चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो नीडी बच्चा है उसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये जो ऑनलाइन जो हम पढ़ा रहे हैं इसका आप सभी को फायदा मिले। हमेशा रिवीजन करते रहिए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।